अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। इनकी बॉडी में एक ही सेल ही होता है, लेकिन ये कॉलोनी की शक्ल में यानी आपस में मिलकर रह रहे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जी, अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसकी 2 एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर हम इस मल्टी सेलुलर टाइटल पर ही गौर करें तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, जबकि सेलुलर का मतलब होता है सेल वाला। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में काफी सेल्स मौजूद होते हैं। बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे, बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस, इतनी तादाद। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, क्योंकि उनकी बॉडी में कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। इंसान, जानवर, गधा, घोड़ा, शेर, बकरी, दे ऑल कंटेन्स अ लॉट ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी एंड दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जा रहे होते हैं। ये हायर होते हैं जी, बड़े होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं जी अक्सर कि हमें ये नॉर्मल नेकेड आई से नजर आ रहे होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के तौर पे फंगस, एल्गीज, हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। फंगस जो है ये अक्सर हमारे जो फूड होते हैं, जब हमारे फूड सड़ जाते हैं, अक्सर खराब हो जाते हैं, तो उन पे हमें फफूंदी नजर आती है, तो फफूंदियों को हम कहते हैं फंगस। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंगस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट की तरह इनके सेल में वॉल मौजूद होती है। तो ये जो फंगस होते हैं इनमें कुछ कैरेक्टर्स एनिमल वाले हो गए, कुछ कैरेक्टर्स इनमें प्लांट वाले होते हैं। इसी तरह एक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं एल्गीज। एल्गीज भी बिल्कुल प्लांट की तरह होते हैं जी, ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्लांट से इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। प्लांट की तरह बने हुए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एल्गीज का बनावट जरा डिफरेंट होती है। अक्सर हम समंदरों में जाते हैं, गीली जगहों पे जाते हैं, तो हमें पत्थरों पर, चट्टानों पर, टीलों पर थोड़ी सी हरे कलर की जो है वो एक लेयर सी चढ़ी हुई नजर आती है, उनको हम कह रहे होते हैं एल्गीज। अक्सर हम पानी में जाते हैं तो पानी में भी हमें जो है हरे हरे कलर की लेयर नजर आ रही होती है, फफूंदी टाइप की, तो वो एल्गीज होती है। हायर एनिमल्स आप जानते हैं जी, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कहा जाता है जी, हमने बात की थी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको आप एनिमल्स कहते हो। जितना भी हायर एनिमल्स है दे आर और मल्टी सेलुलर। वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनकी बॉडी में कई सेल्स होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी हमने बात की हुई है। प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, उनको हम प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप हो गया। काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में जो मौजूद है वो मल्टी सेलुलर है, और काफी किस्म के हैं। काफी डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा कई सारे सेल्स पाए जा रहे होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है, काफी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनके अंदर। बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हैं, छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स भी हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी हैं। फंगस, एल्गी, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब हमने ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो हमने समझ लिया, अब हम जरा इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एक हायर एनिमल की तरफ से हम एग्जाम्पल ले लेंगे फ्रॉग, और प्लांट की तरफ से हम एग्जाम्पल ले लेंगे मस्टर्ड, और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं वो फ्रॉग की। फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, साइज इतना बड़ा होता है कि आपको नजर आ रहा होता है। ये हायर एनिमल्स में ये आएगा। मल्टी सेलुलर है, इसकी बॉडी में कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है राना टिग्रिना। साइंटिफिक नेम क्या होता है? हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बायोलॉजी में, हमने इनका एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है। हर ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी का अपना एक नाम होता है। तो
फ्रॉग का जो नाम है उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, फ्रॉग का जो नाम है वो क्या है, राना टिग्रीना। इसी तरह जो ह्यूमंस होते हैं उनका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो फ्रॉग जो है इसका साइंटिफिक नेम हो गया राना टिग्रीना। ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो गया, इसकी बॉडी में कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। और एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, ये हेटेरोट्रॉप होता है, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता। तो ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल हो गया। इसकी खास बात क्या है, इट कैन लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी लाइफ के कुछ हिस्से को पानी में गुजारता है। इसका जो लार्वा स्टेज होता है ना, यानी जब ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जब ये छोटा सा लार्वा होता है, इस दौरान ये पानी के अंदर रहता है। इसमें लंग्स नहीं होते, इसमें गिल्स मौजूद होते हैं। ये पानी के अंदर बिल्कुल मछलियों की तरह रह रहा होता है, बिल्कुल मछलियों की तरह इसका पानी वाला इक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है। तो जब ये फ्रॉग लार्वल कंडीशन में होता है तो ये एक इक्वेटिक होगा, ये पानी में रह रहा होता है, इसमें गिल्स मौजूद होते हैं, लंग्स मौजूद नहीं होते, पानी में ये रिस्पायरेशन करता है, पानी से ये फूड हासिल करता है। लेकिन जैसे ही आगे जाके डिवेलप होता है और अडल्ट फॉर्म में आता है तो इसके गिल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं और लंग्स डिवेलप हो जाते हैं और फिर ये पानी को छोड़ के खुश्की में आके रहने लग जाता है। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में निकालता है, कुछ हिस्सा खुश्की में निकालता है, कुछ हिस्सा लैंड में, कुछ हिस्सा वाटर में। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियन वर्ड का मतलब होता है ड्यूल लाइफ, डबल जिंदगी। तो ये एक एम्फीबियन है। इसकी लार्वल स्टेज जो होती है वो एक्वेटिक है और इसकी जो अडल्ट स्टेज है वो टेरेस्ट्रियल होती है। ये इसकी खास बात है, एम्फीबियन होना। तो फ्रॉग क्या हो गया, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसकी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं। ये हेटेरोट्रॉप होता है, अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, और ये एम्फीबियन है, यानी कि ये अपनी लाइफ के कुछ हिस्से में एक्वेटिक होता है, पानी में रहता है, उस दौरान इसमें गिल्स मौजूद होते हैं, कुछ हिस्से में ये खुश्की में आ जाता है और इस दौरान इसके पास लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये एम्फीबियन है और इसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है। थोड़ा सा इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखते हैं जी। बायोलॉजी की ब्रांच में मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी से मुराद होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जबकि एनाटॉमी से मुराद होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो दोनों चीजें देख लेते हैं जी। इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी करते हैं इसकी। तो इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी में आपको जो है वो हेड मिलेगा, सर, और इसकी बाकी हिस्से को आप कहते हो ट्रंक। इसकी गर्दन नहीं होती, नेक नहीं होती। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में सबसे पहले होता है हेड, उसके बाद होती है नेक, फिर उसके बाद आता है जी ये चेस्ट और एब्डोमेन, ट्रंक वगैरह। लेकिन इसकी बॉडी में हेड के बाद डायरेक्ट ट्रंक होता है, यानी कि नेक नहीं होती है। ये अपनी गर्दन नहीं होती इसकी, ना ही ये गर्दन को ऐसे जैसे हम रोटेट करते हैं ना, अपनी गर्दन को हिला लेते हैं, ऐसे ये हिला नहीं सकता, इसके पास नेक मौजूद नहीं है। इसकी हेड पे एक पेयर है आई का, 2 आंखें होती हैं, बल्जी होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई होती है, पेयर है पूरा। इसी तरह इसके नाक के सुराग होते हैं, हमारी तरह इसकी नाक बाहर नहीं होती है, 2 सुराग होते हैं, उन सुरागों को हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स है इसके पास हेड में, पेयर ऑफ आई है। इसके एयर होते हैं जी, लेकिन एयर हमारे जैसे कान होते हैं ना, बाहर निकले हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं पिन्ना। पिन्ना नहीं होता इसके कान में। इसके कान के पास समझ लो एक लेयर होती है, ये इसका कान है जी, एक लिहाज से ये एयर है। लेकिन इसके एयर में पिन्ना नहीं होता है, पिन्ना एब्सेंट होता है, बल्कि यहाँ पिन्ना की जगह एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसके पास कान का भी एक पेयर है। तो फ्रॉग हैज अ पेयर ऑफ एयर, अ पेयर ऑफ आई, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। लेकिन थोड़े थोड़े से डिफरेंट हो गए। इंसान की तरह की नाक नहीं है इसकी, ह्यूमन की तरह आंख नहीं है इसकी, ह्यूमन की तरह इसका एयर नहीं है। माउथ होता है जी इसके हेड में, मुंह होता है, मुंह के अंदर इसके जबान मौजूद होती है, लेकिन जबान भी फिर इंसानों की तरह नहीं होती। हमारी जबान जो है पीछे से जुड़ी हुई होती है और आगे से फ्री होती है। हमारी जबान आगे से मूव कर सकती है लेकिन पीछे से वो जुड़ी हुई है। फ्रॉग के साथ उल्टा होता है, फ्रॉग की जबान आगे से जुड़ी हुई होती है और पीछे से फ्री होती है, पीछे से वो मूव कर सकती है। तो इसको थोड़ा सा इंसानों से इसको अल्लाह ने डिफरेंट बनाया था। नेक मौजूद नहीं है, ट्रंक मौजूद है इसके पास। ट्रंक के अंदर इसके पास 2 फोर लिम्स हैं, 2 हाइंड लिम्स हैं, ठीक है जी। 2 हाथ हैं, 2 पैर वाले पैर, 2 पैर है तो पैरों को हम हाइंड लिम्स कहते हैं। 4 लिम्स हैं इसके पास, 2 मौजूद है। मॉइस्ट स्किन होती है इसकी, यानी गीली गीली सी चिकनी सी स्किन होती है इसकी। और इसकी स्किन की मॉइस्ट होने के पीछे इसका रीजन ये होता है कि ये अपनी स्किन से भी गैस एक्सचेंज कर सकता है। यानी जैसे हम नाक के जरिए अंदर करते हैं ना, एयर अंदर करते हैं, फिर एयर बाहर करते हैं, ये अपनी स्किन के जरिए भी कर सकता है। नाक के जरिए भी करता है, मुंह के जरिए भी करता है,
स्किन के जरिए भी ये अपनी गैस एक्सचेंज कर सकता है, हवा में से ऑक्सीजन ले लेगा और अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकाल देगा बाय देयर स्किन। तो ये हो गई जी इसकी मॉर्फोलॉजी। इसकी बॉडी में हेड है और ट्रंक है, इसके पास कोई नेक नहीं होती, पेयर ऑफ आई मौजूद है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हैं, इसकी जबान मौजूद है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 फोर लिम्स हैं, 2 हाइंड लिम्स हैं। तो ये हमने इसको एक्सटर्नली, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लिया, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नाउ अब हम इसकी एनाटॉमी को देखते हैं जी, इसकी एनाटॉमी करते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम इंटरनली बात करें तो फ्रॉग वेल डिवेलप है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह फ्रॉग इंटरनली वेल डिवेलप मौजूद होता है। इसके अंदर तकरीबन इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं और सारे सिस्टम्स जो है वो वेल डिवेलप होते हैं। यानी इसके अंदर जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है। इसके अंदर जो सेल्स हैं उन्होंने ग्रुप बना के पहले टिश्यू बनाए, टिश्यूज ने ग्रुप बना के ऑर्गन्स बनाए, तमाम ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं इसकी बॉडी में। फिर वो ऑर्गन्स आपस में ग्रुप करके ग्रुप बना के सिस्टम्स बने हुए होते हैं। तो इसके पास सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। ये इंटरनली काफी हद तक ह्यूमन से सिमिलर हो रहा है। यही वजह है कि हम अक्सर स्टडी करते हैं जब सिस्टम्स की, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमें स्टडी करना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टडी करना है, तो हम ज्यादातर फ्रॉग को एनाटॉमी करके फ्रॉग के सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन। काफी हद तक ये इंटरनली सिमिलर होता है। तो इसके पास सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, इसके पास सिस्टम्स मौजूद है। एक सिस्टम होता है इसका पास डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके जरिए ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट करता है। गैस एक्सचेंज करने के लिए इसके पास लंग्स वाला सिस्टम मौजूद है, जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के लिए यानी पूरे जिस्म में खून को दौड़ाने के लिए इसके पास सिस्टम मौजूद है, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। इसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, किडनी वाला। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है इसके पास। तो वेल डेवलप है जी। ब्रेन, नर्वस सिस्टम भी इसके पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, हर सिस्टम इसके पास मौजूद है। इंटरनली ये एक कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। तो ये हो गई जी फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी भी और एनाटॉमी भी। अब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जी। एज एन एग्जांपल, हमने एक ऑर्गेनिज्म फ्रॉग जो पढ़ा वो एनिमल कैटेगरी में आ गया। अब हम एक प्लांट कैटेगरी का ले रहे हैं जी, दैट इज द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं हम। तो मस्टर्ड प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम पहले बात कर लें। मस्टर्ड प्लांट तो इसका कॉमन नेम है, आमतौर पे हम इसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसका अपना एक साइंटिफिक नेम है और इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। शॉर्ट फॉर्म में अक्सर हम इसको ब्रासिका कह रहे होते हैं, बट द एक्चुअल नेम इज ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। एक्चुअल साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस हो गया, कॉमन नेम इसका मस्टर्ड हो गया। उर्दू में हम कहते हैं इसको सरसों का पौधा। सरसों का पौधा आपने देखा होगा। मल्टी सेलुलर प्लांट है जी, काफी बड़ा प्लांट होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, काफी सारे सेल्स मौजूद होते हैं, वेल डेवलप प्लांट होता है। विंटर सीजन के अंदर यानी कि सर्दियों में ये उगाया जाता है जी, और काफी इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट प्लांट होता है ये। इकोनॉमिकली इससे हमें बड़े फायदे हैं इसके। हम पत्तों को सब्जी के तौर पे यूज करते हैं। अक्सर आपने कहा है ना, उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, सरसों का पौधा। तो हम इसके पत्तों को सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर होते हैं। सरसों का साग वगैरह जैसी डिशें बनाई जाती हैं, इसके पत्तों को हम खाते हैं एज एन वेजिटेबल। इसके जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स के जरिए हम ऑयल बनाते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके सीड्स को पिसा के उसमें से ऑयल निकाला जाता है। उस ऑयल को कहते हैं हम सरसों ऑयल। सरसों का तेल उर्दू में आप कहते हैं ना, सरसों का तेल। तो आप इससे, इसके सीड से ऑयल हासिल कर रहे हैं, आप इसके लीव्स को एज ए वेजिटेबल फूड सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पौधा हो गया। तो काफी अच्छा पौधा है जी ये, इकोनॉमिकली बहुत ही फायदेमंद है। आप हम इससे तेल हासिल कर रहे हैं, सब्जी हासिल कर रहे हैं, फूड सोर्स इसके तौर पे यूज हो रहा है। ये मल्टी सेलुलर प्लांट है। अब थोड़ा इसको और ज्यादा डिटेल में देखें तो इसके पार्ट्स की बात करते हैं। हमारे पास ब्रासिका के कितने पार्ट्स? देखिए, जनरली ब्रासिका के पार्ट्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ब्रासिका के प्लांट में जितने भी पार्ट हैं, हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट और एक कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया इसके पार्ट्स को। वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है उन पार्ट्स को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अभी फिलहाल आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा, बस अभी आप सिंपल से इसको ध्यान में रखें कि अगर वो मेल फीमेल गैमेट्स, आपको एम्ब्रियोलॉजी में बताया था, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। ये दोनों मेल फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होते होते पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक
ह्यूमन मेल गैमेट है, एक ह्यूमन फीमेल गैमेट है। तो अगर आप ह्यूमन के मेल फीमेल गैमेट को मिलाएंगे जाइगोट बनेगा और फिर ये जाइगोट डेवलप होकर एक ह्यूमन बेबी बन जाता है। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में भी होती है, प्लांट में भी एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा। फिर वो जाइगोट डेवलप होता है पहले एम्ब्रियो में और फिर एम्ब्रियो ग्रोथ करके पूरा एक छोटा सा प्लांट बन जाता है। फिर वो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करके पूरा बड़ा प्लांट बन जाता है। प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब ब्रासिका के जो पार्ट्स हैं हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। इनका काम फूड से रिलेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट होगा, ये खाना बनाएंगे, चीजों को आगे पीछे करेंगे, पानी एब्जॉर्ब करेंगे, फालतू पानी को निकालेंगे, तमाम काम करेंगे, सपोर्ट वगैरह सब काम करेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं करते। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। रूट होता है, इसमें स्टेम होता है, लीफ होता है, 3 पार्ट्स आते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रूट का काम वाटर एब्जॉर्ब करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना नहीं है। स्टेम का काम पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना है, रूट स्टेम लीफ इनके लिए जगह प्रोवाइड करना है, इनको कनेक्शन देना है, रिप्रोडक्शन काम नहीं है इसका। इसी तरह लीव्स होते हैं, उनका काम होता है फूड बनाना, फूड प्रिपेयर करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लीफ का काम नहीं होता। तो वो पार्ट जिनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। कौन कौन से होते हैं ब्रासिका में? रूट, स्टेम और लीफ। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? वो पार्ट्स जिनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये करते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेल गैमेट बनाएंगे, फीमेल गैमेट बनाएंगे, फिर उनको मिलाएंगे, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो सीड में स्टोर होगा। एम्ब्रियो किस में स्टोर होता है? सीड में। और फिर वो सीड जब जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो जब ग्रोथ करेगा, तो वो एक छोटा सा प्लांट बन जाता है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो ये सारा काम करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेंगे। ये गैमेट्स बनाएंगे, ये सीड बनाएंगे, इनसे सीड बनता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बन रहा होता है? सीड। वही सीड जिससे हम ऑयल निकाल रहे थे। और ये एक ही होता है बस। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट में होता है वो खाली एक ही है। कौन सा? फ्लावर। तो फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर प्लांट में रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, गैमेट्स बनाता है, जाइगोट बनाएगा और फिर उस जाइगोट को डेवलप करा के एम्ब्रियो बनाता है, सीड बनाता है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर का काम होता है। जबकि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनका ये काम नहीं होता। तो ब्रासिका में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं जी। एक वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। एक वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में सबसे पहला होता है जी आपके पास रूट्स। ये रूट्स जो आपको पता है जी अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट्स। और इसके 2 काम हैं। एक काम ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को जो पानी चाहिए होता है वो रूट्स लेती हैं, जमीन में से पानी एब्जॉर्ब करके प्लांट को ये दे रही है। और दूसरा ये एंकर प्लांट करती हैं, यानी प्लांट को जमीन में लगाती हैं, फिक्स करती हैं। प्लांट इनकी वजह से जमीन में फिक्स होता है। अगर आप रूट काट दें तो प्लांट नहीं खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। तो ये प्लांट को जमीन में फिक्स कराती है। उसके बाद दूसरा जो वेजिटेटिव पार्ट है उनको हम कहते हैं स्टेम। स्टेम आपका जितना भी ऊपर वाला पार्ट है, एक तो जमीन के अंदर वाला पार्ट उसका अपने रूट्स का है। जो प्लांट का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है, जितना भी ऊपर जो आपको नजर आ रहा होता है, तैयार कॉल स्टेम, उसको आप स्टेम कहते हो। ये आपकी प्लांट की बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपके लीव्स को रूट से कनेक्ट करेगा, स्टेम को जगह आपके फ्लावर्स को लोकेशन प्रोवाइड करता है, ब्रांचेस बनाता है, लीफ को अच्छी अच्छी जगहों पे लाइट वाइट पे चीजें पहुंचाता है। लीफ ने जो फूड बनाया वो रूट्स वगैरह तक पहुंचाता है, रूट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो लीफ तक पहुंचाता है। तो ये सपोर्ट करता है आपके प्लांट्स के पार्ट को। और तीसरा जो वेजिटेटिव पार्ट है वो लीव्स होते हैं जी, उर्दू में हम इनको कहते हैं पत्ते। ये 2 मेजर काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन। फोटोसिंथेसिस वही फूड प्रिपेयर करने वाला प्रोसेस है, यानी कि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्लांट बॉडी का जो फूड होता है वो लीफ प्रिपेयर करते हैं। अब ये कैसे होता है, इसको तो पूरा एक चैप्टर है हमारा बायो एनर्जेटिक्स, उसमें हम काफी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं जी, लीफ फूड प्रिपेयर करते हैं। और एक और प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये भी आगे के चैप्टर में आएगा, डिटेल स्टडी हम करेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है ना, फालतू पानी, प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत उसमें से यूज कर लेगा। जो फालतू पानी होगा वो फालतू पानी प्लांट जो है वो अपनी बॉडी में से निकाल देता है। इस निकालने के प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन। तो लीफ ट्रांसपायरेशन ही करती है, लीफ के जरिए ही जो बिल्कुल एक्सेस वाटर होगा वो बाहर निकल जाता है।
तो ये दो काम करेंगे लीफ, फोटोसिंथेसिस यानी फूड प्रिपेयर करना और ट्रांसपायरेशन यानी कि फालतू एक्सेस वाटर को रिमूव करना, बॉडी में से निकाल देना। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बताया जी, एक ही पार्ट है जी रिप्रोडक्टिव, और वो क्या है, वो फ्लावर है। फ्लावर आपका जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, यानी इसका काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, गैमेट्स बनाना, उन गैमेट्स को मिलाकर जाइगोट बनाना, जाइगोट को डेवलप करके एम्ब्रियो में बनाना, वो एम्ब्रियो सीड में स्टोर होता है, तो सीड फॉर्मेशन इसका काम हो गया। ये सीड बना देगा जी, सीड बन जाता है जी, फिर वो सीड जब जमीन में जाएगा जर्मिनेट करेगा और फिर वो एक छोटा सा प्लांट बन जाता है। तो ये हो गया जी ब्रासिका। अब हम आज की क्लास की समरी की बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा और उसकी दो एग्जाम्पल्स को हमने देखा। हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जा रहे थे, दे हैव मेनी सेल्स इन देयर बॉडी, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हायर होते हैं जी, नजर आते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा है, काफी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, काफी किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने जो है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स कौन सी बताई, फंगस, एल्गी, बहुत सारे हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने फ्रॉग और मस्टर्ड को काफी डिटेल में देखा। सो दैट इज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।